लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन बी जो है आपका, पहले यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है। हियर आर 4 रेफरेंसेस टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ए बी सी डी। करना क्या, टास्क 1। टास्क 2 को भी आप भूल जाओ। टास्क 1 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट रेफरेंस फॉर ईच राइटर, पीटर ड्रकर, एल्टन मायो, हेनरी मिन्सबर्ग एंड एफ डब्ल्यू टेलर। ओके, तो जो ए जो है आपने पढ़ना है कि ये किसके साथ रिलेटेड है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। सो टेक योर टाइम, फर्स्ट आप लोग तीनों माइंड बना लो, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड। 3 का क्या, कौन सा? हेनरी मिन्सबर्ग ने बेसिकली 3 रोल्स दिए थे ना, 3 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड एफ डब्ल्यू टेलर, वेरी गुड, ये भी हमने डिस्कस भी किया है, साइंटिफिक थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। बाकी दो जो है सर एंड सारा बता देंगी। 5 फंक्शंस, एल्टन मेयो का बी है, क्योंकि इसने हमेशा ह्यूमन रिसोर्स की ही थ्योरी दी है, ये वो स्लाइड में भी है, तो ये बी है। और पीटर ड्रकर का क्या होगा? डी, द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस हैज वन बेसिक फंक्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्यों ये डी क्यों है? यही रह गया, बिल्कुल ठीक है, एक तो ये रीजन भी ठीक है। दूसरा ये कि इसका जो था 5 फंक्शन से मिलता जुलता ही था, लेकिन उसमें क्या था, मैनेजर का काम होता है मैनेजिंग बिजनेस, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग प्रोसेस। उनका आउटकम जो होता है वो यही होता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, यही मैनेजर का जॉब रोल होता है। तो वो 3 प्रोसेस थे, मैंने स्लाइड में 5 ऐड किए थे, बट वो 3 थे, और 2 मैंने बाद में ऐड किए थे उसके। तो ये डी जो है बिल्कुल करेक्ट वन है। और ए जो है वो हेनरी फॉयल का है, तो वो तो रेलिवेंट है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद टास्क 2 है। टास्क 2 क्या है बेसिकली? टास्क 2 है, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई 2 ऑफ हेनरी फॉयल्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वही 5 जो थे स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग टाइप के। ओके जी सर। सो ऑर्गेनाइजिंग एंड द लास्ट वन प्लानिंग, सबको क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट है, बैकग्राउंड पहले दिया हुआ है। एक्स वाई जी कंपनी इंस्टॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम टू हैंडल इट्स मेन अकाउंटिंग फंक्शंस इंक्लूडिंग अकाउंट्स, account receivable, account payable, and payroll. Management have a number of concerns about access to the system and are considering a number of controls to overcome these concerns. So task 1 है, in each of the following a journal control or an application control. कौन सा journal control है, कौन सा application control है? पहले दोनों में फर्क क्या है सारा? वेरी गुड। जर्नल कंट्रोल वो होते हैं जो अक्रॉस द बोर्ड होते हैं, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सब डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए होते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल वो होता है या तो वो आईटी रिलेटेड स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए होगा, या वो स्पेसिफिक जॉब रोल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। सो 4 यहाँ पर सिचुएशंस दी हुई हैं, और आप 4 कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और आपने डिटरमिन करना है कौन से जर्नल हैं और कौन से एप्लीकेशन है। सो ट्राई करें। फर्स्ट वाला कौन सा होगा सारा? taking backup of data files and holding backup copies of premises, yes journal है, ठीक है, वेरी गुड, ये स्पेसिफिक है। प्रोवाइडिंग बेसिक आईटी ट्रेनिंग टू पेरोल स्टाफ, जो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, पेरोल स्टाफ टू प्रिवेंट एरर्स इन यूजिंग द सिस्टम। सो पेरोल स्टाफ को स्पेसिफिकली जब आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल है, स्पेसिफिक है। एंड द लास्ट वन एल्सा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, the company has considerable cash collections on a regular basis. The cashier receives the cash, records it, and then banks it at the end of each day. Perfect recipe for fraud. Since a single person is responsible for access to cash, the financial director is concerned that fraud and error may occur in cash handling and recording. Makes sense? He proposes use of appropriate internal controls to prevent any such errors or misappropriations. The following sentences describe internal controls which could be used to prevent fraud and errors. Select the correct internal control to complete each sentence. First of all, fraud and error in handling cash can be prevented through dash, since no one individual can record and process a complete transaction. और ये options हैं इसके। जी सर। Segregation of duties, very good. Even if such a measure were introduced, the possibility exists that staff could act together
टू परपेट्रेट फ्रॉड एंड बाईपास दिस कंट्रोल। इससे हम कहते हैं कोलूजन बेसिकली, कि स्टाफ मिलकर फ्रॉड करना शुरू हो जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को बाईपास कर देता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू डैश एज इट वुड ensure awareness of the heavy sanctions to be imposed in case of dishonesty। तो कौन सा हो सकता है जी एल्सा? बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस के लिए इंडक्शन एंड ट्रेनिंग ही होगी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग स्टाफ ऑन अ वन टू वन बेसिस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। ईच हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड is appropriate in different work situations. For examples of types of development include coaching, mentoring, counseling, and performance appraisals. Okay, so पहला है, for each work situation, which type of development is most appropriate? First of all है an interview, the aim of which is to review performance and identify training and development needs. जी एल्सा? अप्रेजल, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड दिया हुआ है, रिव्यू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रिव्यू हम सिर्फ अप्रेजल्स में करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एन इंटरव्यू बेसिकली, इंटरव्यू भी कहा हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट है अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन विच अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन encourages an individual's personal and career development। जी सना? mentoring, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है an interview to help another person to identify and work through a problem। उसको आप हेल्प करते हो, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके चलते हो, ये क्या होगा सारा? काउंसलिंग। इसके बाद है an approach whereby a trainee is put under the guidance of an experienced employee who shows the trainee how to perform tasks। सीनियर जो है वो जूनियर को सिखा रहा है। जी एल्सा? कोचिंग। यहां तक क्लियर है? ये काफी इजी है, बिल्कुल। ओके, टास्क टू, एन ऑर्गेनाइजेशन uses mentoring as form of one-to-one personal development. Which two of the following are benefits of mentoring? अच्छा जी, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, इनको रीड करें और दो आइडेंटिफाई करें बेनिफिट्स मेंटरिंग के। बिल्कुल, ये भी हमने ऊपर देखा, ऊपर बिल्कुल यही पॉइंट था मेंटरिंग में कि पर्सनल एंड करियर डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। जी, रिजॉल्व अ ग्रीवेंस कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये इट्स नॉट मेंटरिंग बेसिकली, इट्स मोर ऑफ अ कोचिंग। कि जब आप ऑफिस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सीनियर मैनेजर आ जाता है, उन दोनों की बातें सुनता है और उन दोनों के बीच में कोई एक या विन विन सिचुएशन या विन लूज सिचुएशन या नेगोशिएट या कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करता है, बेसिकली रिजॉल्व अ ग्रीवियंस बेसिकली कर रहा है, तो वो क्या होगा? इट्स मोर ऑफ अ कोचिंग। ओके, डिसाइड प्रमोशंस। अच्छा, डिसाइड प्रमोशंस क्या होगा सना? ये चार ऑप्शंस है, कोचिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग एंड अप्रेजिंग। दिस कैन बी अप्रेजिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ही आप डिसाइड करते हो कि किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी थी, किसकी हमने प्रमोशन करनी है, बिल्कुल ये अप्रेजिंग में आ सकता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, और बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये, स्पोर्ट्स फॉर किड्स इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स अ स्पोर्ट्स सेंटर इन अ लार्ज सिटी। ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है। The land on which the playing field and facilities are located is held on behalf of the charity by D&D, the two trustees. Donna and Dietmar simply hold the land on behalf of Sports for Kids and play no role in in running the charity. They are rarely contacted by management of the charity. However, they are the only people who are able to enter into contracts in relation to land and its use। अच्छा, करना यहाँ पे क्या है? For which of the following indicate whether they are internal, connected और external stakeholder? तो इसमें ये डोना एंड डाइटमार जो हैं, दोनों ट्रस्टीज हैं, ये क्या होंगे? इंटरनल होंगे, कनेक्टेड होंगे, एक्सटर्नल होंगे? जी एल्सा? दोनों ट्रस्टीज हैं। जी, दोनों दोनों ट्रस्टीज हैं, लेकिन दोनों मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। एक्सटर्नल होंगे। ओके, एंड दोबारा से रीड कर लो अगर रीड करना है इसको, पैराग्राफ को। कनेक्टेड क्यों? कनेक्टेड क्यों होंगे?
क्वेश्चन ये इंटरनल होंगे, कनेक्टेड होंगे, एक्सटर्नल होंगे? कनेक्टेड होंगे, क्यों? क्योंकि मेजर है इसलिए। ओके, व्हाई सो? शेयर होल्डर्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं, और चैरिटीज़ में जो आपके ट्रस्टीज होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं। इनको हम ऑनर्स कह सकते हैं। और ऑनर्स जो हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर होते तो एक्सटर्नल हैं, बट उनका ह्यूज इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। इसी तरह ट्रस्टीज जो हैं, बेशक वो मैनेजमेंट का पार्ट ना हो, उन्होंने सिर्फ अपनी लैंड दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी लैंड क्यों दी हुई है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इसमें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये हैं तो एक्सटर्नल, बट दे विल बी कनेक्टेड। सेकेंडली, इनकी मर्जी के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता लैंड रिलेटेड, तो ये कनेक्टेड होंगे बेशक। या इवन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये इंटरनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। दे आर ट्रस्टीज, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू रन देयर ऑन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और दे आर नॉट रनिंग देयर ऑन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो सेम लाइक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं टू रन द कंपनी। सेम लाइक दिस, इन ट्रस्टीज ने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, खुद ये रन नहीं कर रहे। दे आर क्लियरली, इट्स रिटन, दे आर नॉट रनिंग द मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट का पार्ट होंगे तभी तो इंटरनल होंगे ना, ये डायरेक्टर होंगे या मैनेजर होंगे या एम्प्लॉय होंगे, तभी तो वो इंटरनल होंगे ना, वैसे तो नहीं होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? सेकंड पैराग्राफ है, स्पोर्ट्स फॉर किड्स इज मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय अ मैनेजमेंट कमेटी। एक कमेटी है जो उसको मैनेज करती है। द कमेटी हैज डिसाइडेड ऑन अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज बाय बिल्डिंग अ न्यू स्पोर्ट्स हॉल। The committee has the power to legally bind the charity in all matters other than land, क्योंकि लैंड का राइट जो है वो दोनों जो ट्रस्टीज हैं, ऑनर्स हैं, उनके पास है। बाकी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन ले सकती है। देयर डिसीजंस आर ओवरसीन बाय गवर्नमेंट चैरिटी रेगुलेटर which generally sanctions the charity decisions except in relation to financial reporting। तो वो गवर्नमेंट चैरिटी जो है वो रेगुलेट करती है, इनको ओवरसी करती है, और अगर कोई ये गलती करते हैं तो उनको सैंक्शंस भी करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट कमेटी, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल? जी एल्सा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये इंटरनल होंगे हेयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट कमेटी इज negotiating with 4 building companies. The proposed expansion of the facilities has angered the local residents. Okay, 4 building companies के साथ ये लोग बात कर रहे हैं न्यू हॉल बनाने के लिए। तो दी 4 building companies क्या होंगी? इंटरनल, कनेक्टेड, एक्सटर्नल? जी सारा, ये कनेक्टेड होंगे। बेसिकली हैं तो एक्सटर्नल, बट क्योंकि ये बिडिंग प्रोसेस का पार्ट है या ये नेगोशिएट कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो कनेक्टेड होंगे। इसके बाद लास्ट है, द proposed expansion of the facilities has angered the local residents, many of whom are concerned about heavy building site traffic and the danger posed to their children. Many believe that the design of the new sports hall is ugly and insensitive. 3 well-respected local politicians serve on the residents committee. Okay, काफी influential committee भी है। So local residents जो हैं ये क्या होंगे? इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल? जी सना, एक्सटर्नल होंगे। और ये क्यों एक्सटर्नल होंगे? क्योंकि ये मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है, और ये एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, कोई बिड नहीं कर रहे, कोई चीज़ बाय नहीं कर रहे या सेल नहीं कर रहे, सो दे विल बी एब्सोल्युटली एक्सटर्नल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नहीं, क्योंकि ये नेगोशिएट कर रही है ना। कोई और बिल्डिंग कंपनी होगी तो यस, वो जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? द मैनेजमेंट कमेटी इज नेगोशिएटिंग विद 4 बिल्डिंग कंपनीज। नेगोशिएट कर रहे हैं इन चारों में से किसी एक कंपनी को हॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। सो ऑब्वियसली ये चारों जो हैं ये कनेक्टेड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बिड वगैरह में। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, complete the following table about sports for kids stakeholder with reference to Mandela's grid or Mandela's matrix, power and interest. Building companies, stakeholder category, किस कैटेगरी में आएंगे ये? वेरी गुड। लो पावर क्यों है ये? उनमें नहीं कर सकते, बिल्कुल। सेकंड ये बात भी है कि 4 कंपनीज हैं। एक कंपनी अगर उसकी फॉर एग्जांपल
बाइंग पावर अगर बहुत ज़्यादा है उसकी, तो जो मैनेजमेंट है वो दूसरी 3 कंपनी से बात कर लेगी। तो 4 कंपनीज compete कर रही हैं बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट के लिए, तो पावर तो और भी कम होगी। बट इंटरेस्ट इन चारों कंपनीज का ज़्यादा होगा क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो जब भी लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए हम स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करते हैं? वी शुड कीप देम इन्फॉर्म्ड, केप्ट इन्फॉर्म्ड। सो ये हो जाएगा। इसके बाद लोकल रेजिडेंट्स है। लोकल रेजिडेंट्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? हाई पावर हाई इंटरेस्ट। क्यों? लोकल पॉलिटिशियंस उनके साथ हैं और ऑब्वियसली वो एक बड़ा बड़ा अच्छा प्रेशर ग्रुप बिल्डअप कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली हाई पावर होगा। हाई इंटरेस्ट इसलिए कि उनके बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा है, हैवी बिल्डिंग साइड ट्रैफिक होगी, ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो हाई इंटरेस्ट भी इनका होगा ऑब्वियसली। और ये क्या है? हाई पावर हाई इंटरेस्ट इज एब्सोल्यूट सिचुएशन, सो दे शुड बी ट्रीटेड एज अ की प्लेयर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, अकाउंटिंग बॉडीज सेट आउट कोड ऑफ एथिक्स टू establish ethical behavior requirements for professional accountants. Okay, click on 4 words which are fundamental principle of ethical behavior from the IFAC, ISBA and ACCA code of ethics. IFAC का आपको नहीं पता, डोंट यू वरी, ACCA कोड ऑफ एथिक्स का तो आपको पता है। कौन से 4 वर्ड्स जो हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं? जी एल्सर। इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। टास्क 2 है, सेलेक्ट 4 फैक्टर्स इन द लिस्ट बिलो विच डिस्टिंग्विश अ प्रोफेशन फ्रॉम एन ऑक्यूपेशन। अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, उसमें अकाउंटेंट जो है वो एक ऑक्यूपेशन हो सकती है। एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये सारी की सारी जो हैं ये ऑक्यूपेशंस हो सकती हैं। किसकी? प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या है? अकाउंटेंसी। ओके, सो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? सेलेक्ट 4 फैक्टर्स इन द लिस्ट बिलो विच डिस्टिंग्विश अ प्रोफेशन फ्रॉम एन ऑक्यूपेशन। तो कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के हो सकते हैं? जी सर, क्वेश्चन ये है कि सारी क्वालिटीज दी हुई हैं, सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशन पे अप्लाई होते हैं बट ऑक्यूपेशन पे अप्लाई नहीं होते? प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या फर्क है? अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन, उस प्रोफेशन में कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सारी ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन क्यों, कौन सी 4 फैक्टर्स हैं जो प्रोफेशन को शो करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं? हाईली स्किल्ड होना चाहिए, तो वो अकाउंटेंट्स को नहीं होना चाहिए, तो ऑक्यूपेशन पे भी उतना ही रेलिवेंट है, डिस्टिंग्विश तो नहीं करेगा ये फिर। डिफ्रेंशिएट करे प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन से। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये हर प्रोफेशन का होता है, मेडिकल का अलग होता है, अकाउंटेंसी का अलग होता है, बिल्कुल, ये तो एक ठीक हो गया। ये एग्जामिनेशन तो ऑक्यूपेशंस के होंगे ना। प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है ना, देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है या अकाउंटेंट जो है वो प्रोफेशनल है, बट वो ऑक्यूपेशन में आ रहा है। यहाँ प्रोफेशन की बात हो रही है, प्रोफेशनल की बात नहीं हो रही। अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन की बात हो रही है। जी बिल्कुल। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन हो सकता है क्योंकि हर प्रोफेशन की अपनी एक सर्टिफिकेशन होती है जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं उसको ले सकते हैं। ओके। एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वेरी गुड, ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होता है। लास्ट जो है वो सारा गेस कर लेगी, गवर्नेंस बाय एसोसिएशन, बिल्कुल, ये भी प्रोफेशन रिलेटेड होगा। बाकी जो है वो दोनों प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन दोनों में कॉमन होंगे। क्वालिफिकेशन बाय एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल दोनों के हो सकते हैं। हाईली स्किल्ड दोनों को होना चाहिए। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट दोनों की हो सकती है, बट स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशन की ही ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, प्रोफेशन को तो ट्रेनिंग नहीं देनी ना आपने। एंड हाईली वैल्यूड सर्विसेज, ये तो ऑक्यूपेशन में अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, उनको हाईली वैल्यूड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सो ये 4 जो हैं ये डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन से। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी ए बी सी डी 4 कंपनीज हैं। For each of the 4 companies above, select the cultural dimension concerned and the level at which the company is demonstrating this cultural dimension. किसी को कोई मॉडल याद है ये? डायमेंशन जरा देख लेते हैं। मैस्कुलिनिटी, इंडिविजुअलिज्म, यस। हॉफस्टेड, यस।
हाँ जी, बिल्कुल। मैंने भी 4 ही पढ़ाए थे, 6 पढ़ाए थे? 4 ही पढ़ाए थे, क्योंकि वर्क बुक में भी 4 है ना, तो यहाँ भी 4 ही दिए इन्होंने। ओके, चलें जी, हॉफस्टेड मॉडल की एप्लीकेशन है कंपनी ए। कंपनी ए इज एन अकाउंटेंसी professional body like ACCA, which has a tall structure and a high level of centralization. सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है और टॉल स्ट्रक्चर है। टॉल स्ट्रक्चर रिजिड होता है हमेशा। द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वेरी नैरो, ठीक हो गया। और टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है बहुत नैरो है। सबऑर्डिनेट्स हैव मिनिमल लैटिट्यूड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन और टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सबऑर्डिनेट्स को पूछा नहीं जाता कुछ करने से पहले, सारी जो अथॉरिटी है वो टॉप मोस्ट लेवल के पास है। एंड मेनली कंसंट्रेट ऑन कैरिंग आउट हाईली प्रिस्क्राइब एंड डिफाइंड रोल्स, और जो कह दिया जाता है बस वही करना है। तो कंपनी एक कौन सी कल्चरल डायमेंशन में है सारा? पावर डिस्टेंस। नहीं, या पावर डिस्टेंस है, और ऑब्वियसली इसका लेवल जो है हाई होगा, तभी ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस में हाई पावर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयज एक्सेप्ट कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा पावर डोमिनेंस जो है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंस एक ही बंदे के हाथ में, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हाई पावर डिस्टेंस होगा। बी, company B is a financial services company which gives a wide ranging role to its traders and promotes cultural values such as assertiveness, risk appetite, and encourage a high degree of competition between employees. ये कुछ traits हैं. The employees are usually young and unmarried and work and socialize together for long hours at a frantic pace. ओके, सो कंपनी बी की कल्चरल डायमेंशन क्या होगी एल्सा? मैस्कुलिनिटी, हाई लो? हाई। लो अगर होगी तो क्या होगा, वो फेमिनिज्म बेसिकली होगा, फेमिनिस्ट। सो ये है हाई। ओके, इसके बाद कंपनी सी है। कंपनी सी इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी वेयर द बिजनेस इज divisionalized by product. Staff work very flexibly and often needs to communicate literally to achieve objectives through ad hoc projects and collaboration. There are no formal rules about reporting structures, काफी बड़ा hint है ये, and about set starting or finishing times. जब करना है शुरू कर लिया, जब खत्म होता है खत्म हो गया। Staff are rewarded on the basis of creativity and innovation. Task करना ज़रूरी नहीं है, टास्क को अच्छे तरीके से करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंपनी सी किस किस्म की कंपनी है, कौन सी कल्चरल डायमेंशन है सना? पावर डिस्टेंस एंड मैस्कुलिनिटी तो हो चुका है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, और ये क्या होगा, हाई होगा लो होगा? ये लो होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अवॉइड नहीं कर रहे। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जो है वो लो होगी बेसिकली, क्योंकि उनका कोई तरीका नहीं है, जिस तरह उनका दिल किया वो काम करते हैं, अपने इनोवेटिव तरीके से करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, एंड सो ऑन। ओके, कंपनी डी इज अ फैमिली कंपनी with a highly controlled by the owners, ये तो यहीं पे इसका आंसर पता चल गया, but okay, is a family company which is highly controlled by the owners and the CEO in the is the main shareholder. There is a very low staff turnover, but employees are expected to be very loyal to the company and are often required to work long hours and carry out tasks outside their normal range of duties. Relationship between employees and managers are very informal and close, and the rights of employees and their overall interests are strongly defended by the owners when challenged. तो किस टाइप की कल्चरल डायमेंशन है सारा? इंडिविजुअलिज्म। ये हाई होगा लो होगा? लो है, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड है, तो कलेक्टिविज्म जो है वो बहुत हाई है, इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे लो होगा। सो यहाँ पे आके ये जो छोटा सा एग्जाम था ये फिनिश हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?